हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 1 अप्रैल, तो आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम अपने डे के थॉट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या है हमारे पास। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाकर आपको सफलता के और करीब ले जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संघर्ष और स्ट्रगल करना, अगर आपको पता है, आप संघर्षशील हैं, मेहनती हैं, लगे हुए हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि संघर्ष जैसे जैसे, स्ट्रगल जैसे जैसे हम करते जाते हैं, वैसे वैसे हम निखरते जाते हैं। तो वो जो निखरना है हमारा, हमारी जो भी एबिलिटीज है वो निखर कर बाहर आती हैं, और उसके माध्यम से हम सफलता के करीब चले जाते हैं। तो इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस के बारे में, जो हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। 2017 से इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्यों किया जाता है वो भी देख लेते हैं। तो जो WHO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ड्रग की अधिकता की वजह से ये बताया था कि 2017 में 11.8 मिलियन लोगों की मौतें हो गई हैं। तो इसलिए ड्रग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से संगठन के माध्यम से, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से ड्रग के फील्ड में काम किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों को लेकर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल को 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय हमें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देखने को मिलेगा। और इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं विश्व बैकअप दिवस के बारे में, जो हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये बता दूं, कि हम सबको अच्छे से पता है कि हम सारा काम डिजिटली मोड पर कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं उसको डिजिटली, जो डिवाइसेस हैं उसमें हम सेव करते जा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से ये विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से हम अपने डिवाइसेस को, अपने डॉक्यूमेंट को डिवाइसेस के माध्यम से सेव कर सकते हैं, किस तरीके से बैकअप उसका ले सकते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड बैकअप डे है वो मैक्सटर नामक हार्ड ड्राइव कंपनी के द्वारा वर्ल्ड बैकअप मंथ के रूप में शुरू किया गया था। और उसके बाद सिगेट टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया था, और इसके बाद से 31 मार्च को ही विश्व बैकअप दिवस मनाया जाने लगा था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्विस ओपन के बारे में। स्विस ओपन क्या है? एक बैडमिंटन का खिताब है। तो इसका जो स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब जीत लिया है भारतीय डबल्स बैडमिंटन जोड़ी, जिनका नाम है सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा। इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने चीन के रिन शियांग यू और टैन कियांग को हराया है। अच्छा, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं कि स्विस ओपन में जो खिताब हुए हैं उसके लिए कौन विजेता है और कौन रनर अप है। जैसे कि पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो के वतनबे हैं। महिला एकल की पी चोचुवोंग है। पुरुष युगल के सी शेट्टी और एस रंकी रेड्डी हैं। महिला युगल में आर मियाउरा और एम सुकारू मोटो है। और मिश्रित युगल में जड जियांग और वाई वेई हैं। स्विस ओपन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, इसकी स्टार्टिंग 1955 में करी गई थी। और ये स्विट्जरलैंड में हर साल खेले जाने वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग 1955 में जिनेवा में हुआ था। 1962 में इसका नाम पड़ गया था स्विस ओपन। ठीक है। और इसमें पुरुष और महिला एकल के साथ साथ में जोड़ी में भी इवेंट होते हैं, साथ 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 में मिक्स्ड डबल्स को भी शामिल किया गया है। अच्छा, जो भी खिलाड़ी हैं जीतते हैं उनको पुरस्कार राशि क्या दी जाती है? तो $3 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रवीर सिन्हा के बारे में, जो CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं टाटा पावर की तरफ से। और ये 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक ये अपना कार्यभार संभालेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो टाटा पावर है, स्पेशली वो पावर के फील्ड में, ऊर्जा के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में काम करती है। चाहे वो पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, या इस तरीके की जो भी एनर्जी से रिलेटेड काम है वो टाटा पावर के द्वारा किया जाता है। तो अब टाटा पावर के CEO और MD कौन बन गए हैं? प्रवीर सिन्हा जी बन गए हैं। टाटा पावर के बारे में, ये भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है, जिसका मुख्यालय हमें महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगा, और टाटा समूह का एक हिस्सा है। जैसा कि नाम आ गया है आगे टाटा, तो निश्चित सी बात है, समझने में आसानी है कि टाटा समूह का ही एक हिस्सा होगा।
ठीक है। तो ये बिजली का उत्पादन करती है, पारेषण करती है और वितरण वितरण भी करवाती है। स्पेशली पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे जो विकल्प हैं, थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, इससे रिलेटेड काम किया जाता है इसके माध्यम से। 2021 में जो फॉर्च्यून इंडिया है उसने भारत की सबसे प्रशंसित बिजली कंपनी के लिए इसको नॉमिनेट किया था। इसको बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रशंसित बिजली कंपनी है भारत की वो कौन है, तो वो थी टाटा पावर। 2021 में बताया गया था फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हीरो मोटो कार्प के बारे में। तो हीरो मोटो कार्प के जो सीईओ है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अब निरंजन गुप्ता पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निर्देशक है उसके पद पर भी बने रहेंगे। तो यानी हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी है भारत की, जो जिसका मुख्यालय हमें भारत के नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और दुनिया का सबसे बड़ा दो पहिया निर्माता है। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि 1984 में हीरो साइकिल्स और जापान की होंडा मोटर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में समझौता हुआ था और उसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प का जन्म हुआ था एक कंपनी के रूप में। 1985 में मोटरसाइकिल निर्माण शुरू करा था और भारत और दुनिया भर में अग्रणी दो पहिया कंपनियों में से आती है हीरो मोटो कार्प। अब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के बारे में, जो इस स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। साथ में ही रणवीर सिंह, हम सबको पता है कि 31 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल स्टार्ट हो गया है। तो जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसके लिए सूत्रधार और कथाकार के रूप में काम करेंगे, जिसको कंपनी यानी जो स्टार स्पोर्ट्स है वो इनक्रेडिबल लीग के रूप में ब्रांडिंग कर रही है। इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। क्राल के एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे मूल्यवान विज्ञापनों के लिए रणवीर सिंह को नामित किया गया था, ऐसी बात कही है क्राल ने। यानी क्राल की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया है रणवीर सिंह के लिए। देखिए राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके लिए समझौता हुआ है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में। अच्छा, ये स्टेडियम कहाँ बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो जयपुर जिला है वहां के चोनक गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा और जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसकी जो कुल लागत है पूरे स्टेडियम के बनने की जो लागत है वो 650 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। देखिए जो विश्व के 10 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 8 तो सिर्फ भारत में ही है ना, 8 नहीं 7, जिसमें 7 सिर्फ भारत में ही है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूरे विश्व का कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 पर है। फिर ईडन गार्डन आता है जो भारत कोलकाता में है। नया रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो भारत के रायपुर में आता है। फिर पर्थ आता है, पर्थ स्टेडियम आता है जो ऑस्ट्रेलिया का है। यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में 7 तो सिर्फ भारत में ही है, जिसकी लिस्ट है आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। नहीं तो हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर भी इसको शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक चालू हुआ है, जिसके बारे में किसने बताया है, तो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। और साथ में उन्होंने ये बताया है कि इस तरीके के संचार नेटवर्क और भारतीय रेलवे के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क को लागू किया जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क के बारे में, तो स्पेशली इसके माध्यम से भौतिक के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और पारंपरिक नेटवर्कों से अधिक सुरक्षित तरीके से डेटा को भेजा जा सकता है। साथ में ही जो ये क्वांटम थ्योरी है, जो ये क्वांटम टेक्निक है, वो किसका इस्तेमाल करती है, तो मैकेनिक्स गुणों पर निर्भर करती है और संचार को अवरोधित और हैक करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यानी जो साइबर सुरक्षा के मामले हैं वो बढ़ सकते हैं और जो साइबर खतरा है उसको कम किया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कर्नाटक को ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मंजूरी प्रदान की है। यानी ऋण दे रहा है विश्व बैंक कर्नाटक सरकार को किस लिए? ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए, जिससे 20 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे, जिनको स्वच्छ पेयजल मिलेगा और उनके घरों में नल नल होगा, जिसके माध्यम से स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो कर्नाटक के गवर्नमेंट है, यानी कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, एक इनिशिएटिव कर रही है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहां पर, जिसका नाम है कर्नाटक टिकाऊ ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, है ना। तो इस प्रोग्राम को इनहेंस होगा, ये जो प्रोग्राम है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ में ही पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और पानी का जो मीटर है वो भी लगेगा, है ना। तो कर्नाटक के 31 जिलों में लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा। साथ में ये भी करा जा रहा है कि 3000 ग्रामीण महिलाओं को प्लम्बर के रूप में काम करना सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी बढ़ेगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च को क्या किया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी BAPL के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलों की 1700 करोड़ रुपए की अधिक की अनुमानित लागत की खरीद के लिए एक अनुबंध किया है और अनुबंध पर हस्ताक्षर करा गया है रक्षा मंत्रालय और BAPL के द्वारा। BAPL क्या है, भारत और रसिया के बीच में एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी के सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों को बढ़ाने में योगदान देता है। और ये जो इस समझौते के माध्यम से जो पहली खेप है, यानी पहली डिलीवरी रक्षा मंत्रालय को 2027 में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशली जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, उससे भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं वो क्या होंगे, लैस होंगे और उनकी बहुदिशात्मक जो समुद्री हमले की जो क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत एक मोटिव लेकर चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके माध्यम से ही स्वदेश में निर्मित उपकरणों यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके तहत 90,000 से अधिक रोजगार की संभावना है कि अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ही स्वदेश निर्मित गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो नाम है वो दो नदियों पर, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है, ब्रह्मोस नाम इसका रखा गया है, ठीक है। जो पहला इसका सफल परीक्षण हुआ था वो 12 जून 2001 में हुआ था और विश्व की सबसे विश्वसनीय मिसाइलों में से एक आती है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम दूरी के रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होती हैं जो जिन्हें हम पनडुब्बियों, जहाजों, हवाई जहाजों या जमीन से लॉन्च कर सकते हैं। 2.8 मैक की गति से चलने की में सक्षम होती हैं और पारंपरिक या परमाणु हथियार को ले जा सकती हैं अपने साथ, यानी बहुत ही खतरनाक मिसाइल होती है ब्रह्मोस मिसाइल। 2016 में भारत जो है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का सदस्य बन गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, यानी ये जो व्यवस्था बनाई गई मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसका उद्देश्य है कि सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकना। तो 2016 में भारत इसका सदस्य बना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड न्यूज की, तो उसमें हम देख लेते हैं 30 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने एक और समझौता करा है भारतीय शिपयार्ड के साथ में, है ना। एक अनुबंध किया गया है 19,600 करोड़ रुपए का, जिसमें 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण की बात की गई है और इसके लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है और इसके डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू कर दी जाएगी। जो 11 अपतटीय गश्ती जहाज है उसमें से जो 7 जहाज हैं वो GSL के द्वारा और जो 4 जहाज हैं वो GRSE के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी जो रक्षा मंत्रालय है उसने जो है समझौता किया है 9,805 करोड़ रुपए का, जिसमें अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति TS शिवगणनम को केंद्र सरकार के द्वारा और 31 मार्च से ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं।
अगर न्यायमूर्ति शिव गणनम के बारे में बात करें तो भारतीय न्यायपालिका में एक वरिष्ठ न्यायाधीश है ये, और अब ये हो गए हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह ले रहे हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी की। नेक्स्ट हम बात करें न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में। तो जो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं 2004 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, और उसके बाद 2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 30 मार्च को ये रिटायर हो गए हैं, और इन्हीं की जगह पर टी.एस. शिवगणनम को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 126 में दिया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि अगर किसी भी राज्य का या भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने पर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर, उनकी जगह पर उस स्थिति को संभालने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक दशक के बाद रनर रही हैं लशिंदा डेमस, उनको ओलंपिक स्वर्ण पदक दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से ये खेलती थी, और साथ में आपको बता दूं कि 2011 में ही एक विश्व शीर्षक इन्होंने जीता था, और उस समय ये ओलंपिक चैंपियन बनी थी। लेकिन उसके बाद से डोपिंग स्कैंडल हो गया था, जिसकी वजह से वो वाणिज्यिक रूप से अपने आप को ये नहीं कह सकती थी कि उन्होंने ओलंपिक चैंपियन जीता है। तो लगभग एक दशक के बाद में उन्हें ओलंपिक चैंपियन माना गया है और स्वर्ण पदक दिया जा रहा है, जबकि इस बात को एक दशक बीत गया है। तो इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी रनर हैं जिनको एक दशक के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में श्रीलंका विफल हो गया है, और न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है, जिसकी वजह से श्रीलंका अब जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शामिल नहीं हो पाएगा। जो टॉप 8 टीमें हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में यानी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शामिल है, वो टीमें देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, भारत है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज हैं जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पार्टिसिपेट करेंगी। हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में 9 सुरंगें बनाई जा रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो जोजिला सुरंग है, जो एशिया का सबसे लंबा सुरंग है, वो 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जो गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने के लिए सुरंग बनाई जा रही है, जेट मोड जिसका नाम है, उसका उद्घाटन भी अप्रैल 2023 में कर दिया जाएगा। लेह के गगनगीर और श्रीनगर की सोनमर्ग के बीच में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसकी ऊंचाई 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर की स्पेशली जो कश्मीर घाटी है उसमें किसी भी मौसम में इसकी कनेक्टिविटी बनाए रखने की इसके अंदर क्षमता है। साथ में ही जो लेह और श्रीनगर के बीच का जो टाइम पीरियड है यात्रा का, वो 4 घंटे कम हो जाएगा। और इस परियोजना को कौन बना रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड है, यानी NHIDCL, उसके द्वारा इस पूरी परियोजना को बनाया गया है। देखिए, जो जोजिला पास है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है, और जम्मू और कश्मीर की सबसे ऊंची पहाड़ी दर्रा है ये। ठीक है ना, इसको हम आईसी स्टॉर्म पास के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 3,528 मीटर है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है इस एरिया का? तो फोटोला है। तो फोटोला के बाद जोजिला पास आता है। ठीक है ना, और स्पेशली श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है ये जोजिला पास। स्पेशली कश्मीर घाटी में श्रीनगर को लद्दाख क्षेत्र में लेह से जोड़ने का काम करता है ये। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जोजिला सुरंग परियोजना है, इसकी स्टार्टिंग 2018 में करी गई थी, और एशिया की सबसे लंबी सुरंग है ये जोजिला सुरंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते पर शामिल होने के लिए यूके ने समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। यानी अब जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो CPTPP में शामिल हो गया है। CPTPP का मतलब क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। इसमें शामिल हो गया है कौन?
यूके, और इसके लिए उसने 31 मार्च को हस्ताक्षर कर लिया है, समझौता कर लिया है, जिससे कि अब ये व्यापार कर सकता है इन देशों के साथ में। स्पेशली जो सौदा हुआ है उसमें भोजन, पेय और कारों के निर्यात पर शुल्क में कटौती होगी, और साथ में 500 मिलियन लोगों के बाजार तक पहुंच होगी यूनाइटेड किंगडम की। और ये यूके ने ये भी बताया कि यूके का ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ा व्यापार सौदा है ये। अगर मैं CPTP के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसमें 11 देश हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम है। इस समझौते के माध्यम से जो सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार पर जो प्रतिबंध है वो कम होता है, और साथ में वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क लगता है वो भी कम लगाया जाता है। देखिए, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जिनका नाम है तान्या चुटकन, उन्होंने याचिका को खारिज करा है। कौन सी याचिका है वो देख लेते हैं। तो सेव जॉब्स यूएस की एक याचिका थी, एक संगठन है जिसने याचिका दायर करा था, जिसमें ये कहा गया था कि H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को दिए जाने वाले रोजगार प्राधिकरण कार्ड को खारिज कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने याचिका दायर करा था, जिसको खारिज कर दिया है अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने, है ना। अब इससे क्या होगा, बड़ी राहत होगी कौन, विदेशी कामगारों को न्यायालय के फैसले से, क्योंकि अब H1B वीजा धारक के जो जीवन साथी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर सकते हैं। और इसका फायदा भी हुआ है, 1 लाख जो H1B कर्मचारी हैं उनके जीवन साथी अब काम कर सकते हैं, उनके पास काम का अधिकार है, और जिसमें सबसे बड़ी संख्या अगर मैं बात करूं तो भारतीयों की है। देखिए, जो H1B वीजा है वो स्पेशली अमेरिकी कंपनियों के द्वारा विदेशी कर्मचारियों को, उनके पास अगर कोई स्किल है तो इसलिए उनको अपने यहाँ काम देने के लिए, यानी अमेरिका में काम देने के लिए, अपनी कंपनियों में काम देने के लिए अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी एक तरीके का विशेष प्रकार का वीजा है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए। और साथ में ही अन्य वीजा की श्रेणियां हैं जो अमेरिका में दी जाती हैं, जैसे L1B विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है, L1A प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए है, E2 ट्रिटी इन्वेस्टर के लिए है, और E1 ट्रिटी ट्रेडर के लिए है, और E3 ऑस्ट्रेलियाई आदि के लिए है। ओके, देखिए अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB ने वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ एकीकृत टैरिफ में बदलाव किया है, और जिस बदलाव को, यानी जो नई रेट है, जो नई दर है, उसको लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। साथ में इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए 3 जोन डिसाइड किए गए हैं। 300 किलोमीटर का जोन है जिसके लिए अलग रेट होगा, 300 टू 1200 किलोमीटर का एक रेंज है जिसके लिए अलग रेट होगा, और 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए जो तीसरा जोन है इसके लिए अलग रेट होगा। नेशनल गैस ग्रिड के बारे में बात करें तो उसमें हमें कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, गेल इंडिया पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनल आदि आदि। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क, यानी हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 100% विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन है, जिसके पास विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है। मार्च 2023 में हरियाणा ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, और हरियाणा का जो 1701 किलोमीटर वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है। साथ में अगर हम भारतीय रेलवे के बारे में बात करें तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी स्टार्टिंग 1853 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। भारत का जो विशाल नेटवर्क है रेलवे का, अगर उसको किलोमीटर में देखें तो 67,000 यानी 67,000 किलोमीटर का नेटवर्क कवर करता है, जो देश के लगभग हर कोने से आता है। डॉक्टर MA हसन के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है युद्ध और महिला, वॉर एंड वुमेन, ठीक है ना। ये बुक लिखी गई है और इसका विमोचन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो 52 नंबर का सत्र है उसके दौरान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में
वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो लिखा गया है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। इस बुक में स्पेशली जो 1978 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान जो अत्याचार हुए थे, पाकिस्तान सेना के द्वारा जो हत्याएं करी गई थी, उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। पुस्तक लॉन्च संयुक्त राष्ट्र भवन के अंदर जो सर्पेटाइन कैफेटेरिया है उसमें हुआ है, जहां लगभग 30 लोग मौजूद थे। तो हमें बुक याद रखनी है, किसके द्वारा लिखी गई थी और इसकी थीम क्या है वो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक नई पुस्तक है जिसका नाम है हाथी लाल क्यों नहीं हो सकते। ये बुक लिखी है किसने? अभिनेत्री हैं और भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं, जिनका नाम है वाणी त्रिपाठी टिकू। इनके द्वारा लिखी गई है, बच्चों के ऊपर ये किताब है। और इसको प्रकाशित किसने करा है? तो नियोगी बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें स्पेशली एक बच्ची है जिसका नाम है अक्कू, उसकी कल्पनाशील साहसी, वो कल्पनाशील है, साहसी है, और जो एक पालतू जानवर के साथ में किसी व्यक्ति का अटैचमेंट होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो हाथी लाल क्यों नहीं हो सकता, ये बुक लिखी गई है भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी टिकू के द्वारा, और जिसको नियोगी बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा, सेशन पसंद आया होगा, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो अगर मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है, मेरी मेहनत आपको कुछ हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है और सब्सक्राइब करने में भी कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन तक तो ज़रूर पहुँचाइए। जैसा कि मैं डेली बताती हूँ आपको कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसी के साथ में टेक केयर एंड बाय बाय, गुड डे।